How are you all? This is your educator Komal Jangir and I am here with the new chapter of class 10th Geography, Resource and Development. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्स. रिसोर्स किसे कहते हैं? रिसोर्सेज कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, हमारी वांट्स को फुलफिल करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी यूज़फुल हो, फॉरेस्ट हो गया, पेन हो गया, बुक हो गई, वाटर हो गया, वो हमारी यूज़फुल है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम रिसोर्स कहते हैं. रिसोर्स होने के लिए टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ओके, तो देखते हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कैसे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल है, इंटरनेट कनेक्शन तुमने करवाया और वो तुम्हारे डिवाइस के साथ में कॉम्पेटेबल नहीं है, तुम्हारे डिवाइस के साथ में कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है. ओके, तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है. कोई भी ऐसी चीज़ जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं. इकोनॉमिकली फीसिबल, फॉर एग्जाम्पल आप पेन लेने जाते हैं और वो पेन 5000 का है, तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते. जिस चीज़ को आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फीसिबल नहीं है. इकोनॉमिकली फीसिबल मीन्स अफोर्डेबल हो चीज़. ओके, कल्चरली एक्सेप्टेबल, फॉर एग्जाम्पल फिश है. नॉनवेज जो पीपल होते हैं वो इजीली फिश खा लेते हैं, तो उनके जो सोसाइटी है, कल्चर है, उनके फिश एक्सेप्टेबल है, कल्चरली वो एक्सेप्टेबल है. बट हिंदू सोसाइटी में, वेज पीपल में लोग फिश को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कल्चरली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो रिसोर्स होने के लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. अब जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, इसमें ह्यूमन बींग्स मेजर रोल प्ले करते हैं. ह्यूमन बींग्स जो नेचर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको निकालने के लिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी बनाते हैं. टेक्नोलॉजी से वो नेचर में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको इंस्टीट्यूशन से डेवलप करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने अंडरग्राउंड वाटर, कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर निकाला, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने अंडरग्राउंड वाटर निकाल लिया और इंस्टीट्यूशन म्यूनसिपैलिटी के पास जाकर कहा कि इसे सोसाइटी में डिवाइड कर दो, इजीली सबके पास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ओके, तो सबके पास में अंडरग्राउंड वाटर पहुँचे, इसलिए हमने म्यूनसिपैलिटी के पास गए कि वो जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करे, ईजिली वाटर को सबके पास में डिस्ट्रीब्यूट कर दे. ओके, तो इस तरह से ये जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, और इसमें मेजर रोल प्ले कौन करता है? ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो नेचर की चीज़ों को कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, कौन टेक्नोलॉजी बनाएगा, कौन इंस्टीट्यूशन डेवलप करेगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं? उन्हें इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, उनका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं. ओके, इस मेजर प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से हो रहा है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू 2 सेगमेंट्स. जो सोसाइटी है अपनी, उनके पास, कुछ लोगों के पास रिसोर्स पहुंच पाते हैं, किसी के पास नहीं पहुंच पा रहे. इससे क्या हो रहा है? सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो रहा है, रिच एंड पुअर. किसी के पास पहुंच पा रहा है, किसी के पास नहीं पहुंच पा रहा है. नेक्स्ट देखते हैं जो रिसोर्सेज हैं उनका इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और इसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन. टेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका एक सॉल्यूशन है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा रिसोर्सेज का. इक्वालिटी एंड इक्विटी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं. इक्वालिटी होता है सबको बराबर देना. जैसे कि यहाँ पे ये जो 3 बच्चे हैं, ये दीवार से झाँकर मैच देख रहे हैं, बट तीनों को यहाँ पे बॉक्स की ज़रूरत नहीं है. एक बड़ा है वो उसको इजीली दिख रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पे हमने सबको दिया क्योंकि हमने सबको बराबर रखा, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसे तो दिख ही नहीं रहा है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इक्विटी. इक्विटी में होता है ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देना. जैसे छोटा बच्चा था, उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसे हमने 2 दे दिए, और जो बड़ा था उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी और मिडिल वाले को 1 बॉक्स की ज़रूरत थी. तो इसकी वजह से क्या होगा? तीनों इजीली मैच देख पा रहे हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देनी चाहिए. इसे कहते हैं हम इक्वालिटी एंड इक्विटी. ओके, नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट करो लेकिन इस तरह से करो कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो. डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम ना हो, एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो. ओके, डेवलपमेंट तो हमें करनी होगी,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट ऐसी करो कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी आज की डेवलपमेंट का फ़ायदा उठा सके। ओके, तो डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एजेंडा 21। रियो de जेनेरियो में कन्वेंशन हुआ था, वहाँ हमने एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करी और यही एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया था। एजेंडा 21 क्या है, यहाँ पे क्या हुआ था, ये एक डिक्लेरेशन है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 में वर्ल्ड लीडर्स ने यहाँ पे साइन किया था एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED में, ओके, विच टुक प्लेस एट रियो de जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था ये। तो यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया था 1992 में, ओके, जब रियो de जेनेरियो ब्राज़ील में कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजेंडा 21 का क्या पर्पस है, हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका पर्पस है, ग्लोबली लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे पाए, जो गरीबी है उसको क्योर कर पाए, एनवायरमेंटल डैमेज होता जा रहा है उसको ठीक कर पाए, डिजीजेज फैलती जा रही है, तो इसको ग्लोबल कोऑपरेशन से हमें इन सब चीज़ों को क्योर करना चाहिए। ओके, इसका एम क्या है, इसका एम है अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग क्या होता है, देखो प्लानिंग तो हम भी करते हैं जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तो हम देखते हैं कि कब हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करके शेड्यूल बनाना है, हमें आगे टेस्ट होंगे, हमें रिवाइज करना है। ओके, तो प्लानिंग हम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज है, ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ बहुत सारे रिसोर्स है और कुछ ऐसे हैं जहाँ है ही नहीं। तो हमें रिसोर्स निकालते हैं तो हमें प्लान करना होगा रिसोर्स को कहाँ कैसे यूज़ करना है। ओके, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, प्लानिंग ही एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है और जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करने के लिए हमें प्लानिंग ही एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हम उसे कह सकते हैं। हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एनॉर्मस डाइवर्सिटी है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में, तो प्लानिंग एक अच्छी स्ट्रेटेजी है रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ करने के लिए। ओके, मैंने तुम्हें बताया कि कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में रिच है कुछ रीजंस, और कुछ रीजंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज में लैक है। रिसोर्सेज को प्लान करके हमें यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं अरुणाचल जो प्रदेश है उसमें वाटर की बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वाटर, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं है। ओके, राजस्थान है, वहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है। और कोल्ड डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख की हम बात करें तो वो रिच हेरिटेज कल्चरली बहुत ज़्यादा रिच है, पर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वाटर की कमी है। तो इंडिया में इतने सारे एग्जाम्पल है कि एक स्टेट में बहुत सारे रिसोर्स है और बाकी में रिसोर्स नहीं है। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स है रिसोर्स प्लानिंग के लिए, 3 स्टेप्स है प्लानिंग करने के लिए रिसोर्सेज को। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद में हमें प्लान करना होगा, उसके बाद में हमें डेवलप करना होगा। तो आइडेंटिफाई करना होगा, पहले आइडेंटिफाई करो कि रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे। ओके, उसके बाद में प्लान करो कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। एग्जांपल, आपको पता चला कि छत्तीसगढ़ में कोल है, तो नेक्स्ट प्लान करो कि उसे आप बाहर कैसे निकाल सकते हैं। मान लो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोल को बाहर निकाल लिया, नेक्स्ट अब हमें उसे डेवलप करना होगा। डेवलप करने के लिए कैसे उसे यूज़ करना है सही तरीके से, जो रिसोर्स निकाला है उसे यूज़ कैसे करें। किसी भी एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वन मोर थिंग इज़ मेयर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। रिसोर्सेज की मेयर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ रिसोर्स रहने से कुछ नहीं होगा, साथ में टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, तभी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ऐसे बहुत रीजन्स हैं जहाँ रिसोर्स अवेलेबल नहीं है बट वहाँ अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, और ऐसे भी रीजन्स है जहाँ पे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत है बट वो एरियाज डेवलप नहीं है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डेवलप बोथ द थिंग्स, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, दोनों को ही हमें डेवलप करना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड जिस पे हम रहते हैं, माइनिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। रिसोर्स वैल्यूएबल थिंग्स जो हमारे लिए यूजफुल थिंग्स हैं, उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लेन्स है, आइलैंड्स है, ओके। तो 43% जो लैंड एरिया है वो प्लेन एरिया है, जहाँ विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ और एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है। इंडिया में 30% जो एरिया है वहाँ पे हम वो माउंटेन्स एरिया है, रिवर एरिया है, ओके। 27% प्लेट्यू एरिया है, जहाँ पे रिच रिजर्व्स है मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के एंड फॉरेस्ट है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। ज़मीन को हम किन किन कामों में किस लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे फॉरेस्ट, जहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, ओके। बैरन लैंड जो बंजर ज़मीन है, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जहाँ पे बिल्डिंग्स है, रोड्स है, फैक्ट्रीज है, ओके, तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। अदर कल्टिवेटेड लैंड, ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे गाय भैंस ये सब क्या करते हैं, चरते हैं, ओके। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ पे मिसलिनियस ट्रीज क्रॉप्स है, वहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, वो लैंड जो लेफ्ट है अनकल्टिवेटेड है 5 सालों से, ठीक है। पिछले 5 सालों से वहाँ पे कोई कल्टिवेशन नहीं हुआ है। करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 ईयर, 1 साल से वहाँ पे कोई कल्टिवेशन हमने नहीं किया है। नेक्स्ट है अदर देन करंट फैलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, 1 से 5 सालों तक वो बिना कल्टिवेशन ही है, लेकिन वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हुआ है, ओके। नेट जोन एरिया ऐसा एरिया विच इज सोन वंस एंड इन एन ईयर, ओके। 1 साल में वो एक बार ज़रूर सोन होता है, ओके, कल्टिवेशन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखो आप लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के लिए आप सबसे पहले इस डायग्राम को देख सकते हो जो आपकी बुक में है, ठीक है। तो यहाँ पे 1960 और 61 का डाटा दे रखा है और 2014 और 15 का डाटा दे रखा है। तो इस जो डायग्राम जो है ये, ठीक है, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि जो लैंड है वो अपनी कहाँ कहाँ कितनी कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। लैंड कहाँ कहाँ कितनी कितनी यूज़ हो रही है, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। तो लैंड यूज़ जो अपनी लैंड है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रही है वो हमें फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स से दोनों से ही पता चलता है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स हो गए जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स, ओके। ह्यूमन फैक्टर्स हो गए पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रेडिशंस, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ओके। टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, देखो इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर है, ओके। ये तो आपको पता होगा, लेकिन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से सिर्फ अपन 93% जो एरिया है उसका ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है प्रॉपरली, ठीक है। जो 7% एरिया है उसका हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 7% एरिया है, ठीक है, उस एरिया को पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। कौन सा एरिया है वो? जम्मू कश्मीर और आसाम का कुछ एरिया उसको पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इसकी वजह से हमने वहाँ पर रिसर्च और सर्वे नहीं किया है। जो 93% जो एरिया है उसका हमारे पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल है और वहाँ पे हम रह भी रहे हैं, ठीक है। देखो पाकिस्तान जो 7% जो एरिया है वो क्या है? डिस्प्यूटेड है, हमारे से अलग है, मतलब विभाजित है, ठीक है। तो जो 7% जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है, जिसकी वजह से हमने वहाँ पे प्रॉपर उसका रिसर्च और सर्वे नहीं कर पाए क्योंकि वो ऑक्यूपाई है बाय पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेट जोन एरिया। सॉरी, ये जो डायग्राम था वो मैंने आपको बता दिया है कि इसको आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको आप समझ सकते हो एकदम कि कहाँ कहाँ हमारी जो लैंड है उसका जो एरिया है कैसे कैसे किस तरह से यूज़ हो रहा है और कितना कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको करना हो फिर भी आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं नेट जोन एरिया। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जो नेट जोन एरिया है वो ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा वेरी करता है हमारे यहाँ पे इंडिया में। जो हमारे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे जो स्टेट है उसके जो नेट जोन एरिया है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, दोनों एक दूसरे से वेरी करते हैं। किसी जगह पे कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, फार्मिंग ज़्यादा होती है, किसी जगह पे कम होती है, ठीक है।
तो मोर देन 80% ऑफ द टोटल जो एरिया है पंजाब और हरियाणा, वहाँ पे 80% से भी ज़्यादा नेट जोन एरिया है, वहाँ पे फार्मिंग होती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, यहाँ पे 10% से भी लेस देन यहाँ पे फार्मिंग नेट जोन एरिया ऐसा है, 10% से भी यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कल्टिवेशन कम होता है। जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ पे 80% से भी ज़्यादा है ऐसा एरिया, ओके। तो यहाँ पे नेट जोन एरिया कहाँ ज़्यादा है, पंजाब और हरियाणा में, और कम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ओके। ये आप पिक्चर आप इसमें देख सकते हो, ये अंडमान निकोबार आइलैंड की पिक्चर है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं, ये उसी से रिलेटेड है, फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। देखो जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे, जैसे वो आपने डायग्राम देखा था, जो डायग्राम था यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसमें जो फॉरेस्ट एरिया है 1960 से 61 तक का 18.11% यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। और 2014 और 15 में 23.3% यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, ओके। तो मतलब यहाँ पे चेंज हुआ है फॉरेस्ट में, क्या कह सकते हैं, फॉरेस्ट बढ़ा है यहाँ पे 2014 से 15 में 23.3% फॉरेस्ट बढ़ा है। लेकिन ये भी हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे चलते हैं हम, जो फॉरेस्ट एरिया है वो 33% होना चाहिए, डिज़ायर्ड हमारे 33% है। क्यों? क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग 33% किसी भी कंट्री का फॉरेस्ट एरिया 33% तो होना ही चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा फॉरेस्ट एरिया होना। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होगा, ठीक है। जो लोगों की लाइवलीहुड है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। कोई फॉरेस्ट के पास रहता है तो बहुत ज़्यादा वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, उनकी खुद की लाइवलीहुड के लिए वो फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसकी वजह से हमारा जो इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है वो 33% होना ही चाहिए। तो 2014 से 15 तक का जो डाटा है उसमें भी 23.3% ही फॉरेस्ट है, लेकिन हमें इसे और बढ़ाना होगा, ज़्यादा पेड़ लगाने। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। मतलब जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारी लैंड है वो डिग्रेड होती है, ख़राब होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी लैंड डिग्रेड होगी। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। कॉजेज क्या है लैंड डिग्रेड होने के, क्यों लैंड डिग्रेड होती जा रही है, क्यों लैंड ख़राब होती जा रही है हमारी, ठीक है। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की कटिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन हो रहा है सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में। यहाँ पे जो होता है, देखो यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, इरिगेशन में बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर यूज़ करने की वजह से, वाटर जब ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो लैंड सॉइल की जो सैलिनिटी और उनमें एल्कलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती है। तो ओवर इरिगेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर इरिगेशन, सॉरी ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग हो रही है सबसे ज़्यादा गुजरात और राजस्थान में। यहाँ पे क्या होता है, जो कैटल्स होती है वो बहुत ज़्यादा, जब वो घास चरती है तो वो ज़्यादा चरती है, जब बहुत ज़्यादा चरती है तो उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। ये गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इंडस्ट्रीज़, देखो फोर्थ पॉइंट है इंडस्ट्रीज़। सीमेंट इंडस्ट्रीज जो होती है वो जनरेट करती है ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट। जब वहाँ पे पत्थरों को फोड़ा जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है, सॉरी, तो जब पत्थरों को तोड़ा जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट होती है और वो जाके ज़मीन पे एक लेयर की तरह जम जाती है और वो डस्ट लैंड को डिग्रेड करती है, हमारी लैंड को ख़राब करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो सॉइल है हमारी पॉल्यूट होती है, टॉक्सिक मटेरियल्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उनकी वजह से हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होती है और इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये जो जब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे
मटेरियल्स निकलते हैं, प्लास्टिक्स हो गया, केमिकल्स हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं डायरेक्टली लैंड पे फेंक देते हैं इन सब चीज़ों को, और इसकी वजह से जो लैंड है हमारी वो एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं रहती है, ठीक है। जो सॉइल है हमारी लैंड है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन इतना बढ़ रहा है तो हमें इसको क्योर करने के भी तरीके ढूंढने होंगे, ठीक है। तो लैंड को ठीक करने के भी हमारे पास मेजर्स है। इनफैक्ट एक नहीं, हमारे पास बहुत सारे मेजर्स हैं लैंड कंजर्वेशन के लिए। तो फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। सबसे पहले आप वहाँ पे कटिंग हो रही थी, अब हमें पेड़ लगाना है जिसकी वजह से लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। तो लैंड कंजर्वेशन की फर्स्ट है एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, ठीक है। सेकंड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। जो प्रॉपर मतलब जो ग्रेजिंग होती है, ओवर ग्रेजिंग होती है कैटल्स की, तो वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाना चाहिए कैटल्स के लिए कि वो इजीली एक एरिया पे ग्रेज कर सके जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर इरिगेशन। जो पंजाब और हरियाणा जैसे प्लेसेज है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, अब ये तो नहीं है कि पानी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ख़राब करोगे, नहीं, प्रॉपर इरिगेशन करना होगा। इसके लिए आप स्प्रिंकलर सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से पानी को भी सेव कर सकते हो और प्रॉपर इरिगेशन भी हो सकता है। पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है और इसकी वजह से लैंड भी डिग्रेड नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। कंट्रोल करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग पे भी, ठीक है। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर डिस्चार्ज। अब जो इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है उनको भी ट्रीट करना चाहिए और उसके बाद में जगहों पे डिस्चार्ज करना चाहिए, एक जगह ले लेनी चाहिए उनको डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे भी कंट्रोल करना चाहिए। माइनिंग की वजह से लैंड बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल क्या होता है, देखो सॉइल जो लैंड के अपर मोस्ट लेयर होती है उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल जो एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये नेचुरली अकर होती है, इसे हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स हो रही है। और जो सॉइल है वो सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन दी अर्थ। डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी सॉइल में सस्टेन करते हैं। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल। सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। सॉइल की जो फॉर्मेशन है उसमें बहुत सी चीज़ें रोल प्ले करती है, जैसे बड़े फोर्सेस ऑफ नेचर के भी फोर्सेस रोल प्ले करते हैं, जैसे कुछ रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये भी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और जो बड़े नेचर फोर्सेस है वो भी रोल प्ले करते हैं, सच एज चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आना, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की फॉर्मेशन में ये सब कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सॉइल जो है एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी यहाँ पे कंसिस्ट करती है। सॉइल की जो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल कर देखते हैं हम। सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है, द अपर सॉइल लेयर, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। सेकेंड लेयर है सब सॉइल वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले। ये जो लेयर है यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ये जो है यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ये जो एक सॉइल प्रोफाइल है आपके लिए, इसे आप थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड और इम्पॉर्टेंट सॉइल है। दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स। ये 3 हिमालयन जो रिवर्स है उससे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हुई है, जैसे कि इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये जो तीनों रिवर्स है ये जब हिमालय रीजन से निकल के फ्लो होके आती है तो उस टाइम पे जब ये नदर्न प्लेन्स में एंटर होती है तो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में एलुवियल सॉइल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये 40% एरिया कवर करती है। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने आपको बता ही दिया है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो फॉर्मेशन में 3 रिवर्स मेन वर्क करती है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जब ये नदर्न प्लेन्स में एंटर होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे सेडिमेंट्री रॉक्स में जब एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन होता है। एलुवियल जो सॉइल है वो फाउंड होती है
नदर्न प्लेन्स में भी, मैं आपको पता, सॉरी, द एंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल से ही, नदर्न प्लेन्स भी एलुवियल सॉइल से पूरा कवर्ड है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान और गुजरात में भी है, वहाँ तक भी एक्सटेंड है। और ये जो सॉइल है, सच सॉइल्स आर कॉमन इन पेडीमोंट प्लेन्स सच एज दुरास, चाओस एंड तेराई, यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल है वो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो एलुवियल सॉइल है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो डेल्टाज है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे भी मिलती है। और ये याद रखना कि एलुवियल जो सॉइल है वो रिवर्स के मतलब रिवर्स के पास में ही मिलेगी, ओके। एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसमें बहुत ज़्यादा फार्मिंग भी होती है। तो ये जहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है और फार्मिंग भी बहुत अच्छे से होती है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल बांगर, न्यू एलुवियल बांगर। तो इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में हुआ है, ओल्ड एलुवियल को बोलते हैं बांगर और न्यू एलुवियल को बोलते हैं खादर। जो ओल्ड एलुवियल बांगर है उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है कंकर नोड्यूल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है नोड्यूल्स का। और जो न्यू एलुवियल खादर है वो फाइन पार्टिकल्स उसमें होते हैं। जो बांगर है वो लेस फर्टाइल होती है और जो खादर है वो मोर फर्टाइल होती है, ओके। एलुवियल जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, फार्मिंग इजीली होता है। तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन भी होगी क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग, कल्टीवेशन होता है, ठीक है। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट करती है वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्लेस में होता है, ठीक है। इट कंटेन्स एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, इसमें बहुत ज़्यादा पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर केन होता है, पैडी होती है, वीट होते हैं, सीरियल्स होते हैं, पल्स क्रॉप होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रोथ होती है इनकी एलुवियल सॉइल में, क्योंकि इसमें एडुकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, लाइम होता है, जिसकी वजह से आइडियल होते हैं ये ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप के लिए, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, एलुवियल सॉइल में हाई फर्टिलिटी होती है। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल इंटेंसली कल्टिवेटेड होते हैं और डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल किसे कहते हैं? जो सॉइल कलर में ब्लैक होती है उन्हें हम ब्लैक सॉइल कहते हैं और इन्हें हम रेगर सॉइल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आइडियल होती है फॉर ग्रोइंग कॉटन के लिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉटन उगाई जाती है और इन्हें ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ब्लैक सॉइल जो होती है, ये जो सॉइल है ये टिपिकल होती है, टिपिकल फॉर द डिकेन ट्रैप बेसाल्ट रीजन में, और स्प्रेड होती है नॉर्थ वेस्ट डिकेन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोज से। ये जो डिकेन प्लेट्यू है वो बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो ब्लैक सॉइल है कवर करती है प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे ये बनी हुई होती है, वेल नोन होती है। इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये रिच होती है सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम, इनमें बहुत ज़्यादा रिच होती है, तो इसमें सॉइल न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये जो जनरली पुअर होती है फॉस्फोरिक कंटेंट में, और यहाँ पे डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ड्यूरिंग हॉट वेदर विच डेवलप्स इन द प्रॉपर एडिशन ऑफ सॉइल। ये हो गई ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल किसे कहते हैं? देखो, जब रेड एंड येलो सॉइल कब फॉर्म होती है, देखो, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स वेदरिंग कंडीशंस की वजह से टूट जाते हैं, तब रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये लो रेनफॉल वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा मिलती है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डिकेन प्लेट्यू। ये जो सॉइल है वो फाउंड होती है इन द पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ द डिकेन प्लेट्यू, मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग पेडिमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे ये फाउंड होती है। रेड एंड येलो सॉइल डेवलप करती है रेड कलर कब होता है? जब इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ये येलो कलर में कब आती है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, तो ये येलो लुक शो होती है, ठीक है। तो इसे हम रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट जो है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, लेटर, विच मीन्स ब्रिक्स। उसका मतलब क्या होता है? ब्रिक्स होता है। इट डेवलप्स अंडर हाई टेम्परेचर रेनफॉल, और हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई रेनफॉल होनी चाहिए, उन जगहों पे ये बहुत ज़्यादा लैटेराइट सॉइल होती है, ठीक है।
दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जब हैवी रेन होती है, देखो लीचिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हैवी रेन जब होती है तो सॉइल जो है अपनी टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की वो बह जाती है, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी लूज कर देती है और वो इतनी यूज की नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती है वो। तो सॉइल लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है और इतनी यूज की नहीं रहती है। लेकिन अपन इसे यूज कर सकते हैं बाय होम, मतलब अपने हाथों से बने हुए जो मैन्योर फर्टिलाइजर्स ये होते हैं उनको डाल के अपन यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं और उसका यूटिलाइज उसे सॉइल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे अपनी सॉइल फर्टिलिटी लूज कर देती है और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो पानी के साथ बह जाती है, ठीक है। दे प्रॉन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, इसकी वजह से इरोजन और डिग्रेडेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है, डिग्रेडेशन होता है ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन लैंडस्केप। After adopting soil conservation techniques in the hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, जब हमने कंजर्वेशन टेक्निक्स अडॉप्ट कर ली, ठीक है, इन हिली एरियाज में जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ये जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गई है। टी और कॉफ़ी, रबर, इन सब की हम कल्टीवेशन वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये जो सॉइल है वो मोस्टली अवेलेबल होती है इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, केरला, ठीक है, इन जगहों पे ये अवेलेबल होती है। जो लैटराइट सॉइल है वो थोड़ी, मैंने तुम्हें बताई, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाली जगहों पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। और ये जो केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल यहाँ पे होती है, ओके। तो ये होगी लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अराइड सॉइल। अराइड सॉइल जो है रेड टू ब्राउन कलर में होती है, ठीक है ये। और ये जो सॉइल है सैंडी इन टेक्सचर में होती है, सैलाइन इन नेचर, मीन्स कि रफ रफ सी होती है टेक्सचर में और सैलाइन नमकीन होती है नेचर में, ठीक है। ये जो सॉइल है देखो, क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे इवोपरेशन भी फास्टर होता है और सॉइल भी अपनी जो मॉइस्चर कंटेंट है, ह्यूमस कंटेंट है, ठीक है, उसको लैक कर देती है, जिसकी वजह से इरिगेशन इजीली नहीं हो पाता है। लेकिन कल्टीवेबल हमें इजीली नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज से ये कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल हो जाती है। और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है। देखो कॉमन सॉल्ट भी यहाँ पे ऑब्टेन्ड हो जाता है, जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है कॉमन सॉल्ट भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर होता ही है, यहाँ पे इवेपोरेशन फास्टर होता ही है। लोअर लेयर में जो लोअर हॉरिजन होता है वहाँ पे कंकड़ पत्थर ये सब अवेलेबल ऑक्यूपाई होते हैं हमें, ठीक है। ये हो गई अराइड सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड होती है इन द हिली एरियाज, माउंटेनियस एरियाज में वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ओके। तो ये जो सॉइल है उसका टेक्सचर, ये जो सॉइल है देखो, ये लोमी और सिल्टी होती है वैली साइड्स में और कोर्स ग्रेन्ड होती है इन अपर स्लोप्स में। जो स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं, ठीक है, स्नो कवर एरियाज होते हैं वहाँ पे जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, क्योंकि वहाँ पे जो कह सकते हो आप जैसे स्नो गिरती है तो वहाँ पे स्नो गिरने की वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है, ठीक है। तो वो इतनी अवेलेबल नहीं होती है कल्टीवेशन के लिए एंड लो ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे होता है। सॉइल, ये जो सॉइल है फाउंड होती है इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज के लोअर पार्ट में ये फाउंड होती है। यहाँ पे अपन कल्टीवेशन कर सकते हैं टी, कॉफ़ी का, ओके। तो ये फॉरेस्ट सॉइल इरोजन देखते हैं सबसे पहले। तो सॉइल इरोजन क्या होता है देखो, द रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब रिमूवल हो जाता है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, मतलब कि जैसे सॉइल है उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो पानी के साथ बह जाती है या फिर रेनफॉल होती है तो पानी के साथ चली जाती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। जैसे बहुत तेज हवा चल रही है तो जो टॉप मोस्ट लेयर है वो उड़ जाती है सॉइल की, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो इसको डिफाइन आप ऐसे कर सकते हो, द डेनुएशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज सॉइल इरोजन, ओके। कॉजेस क्या है ऑफ सॉइल इरोजन की, कैसे कैसे सॉइल इरोजन क्यों होती है, ठीक है। देखो
ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा, इनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कटिंग करते हैं अपन पेड़ों की, ओवर ग्रेजिंग, कैटल्स जो है घास चरती है बहुत ज़्यादा, कई बार होता है कि वो बहुत ज़्यादा घास चढ़ लेती है, तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन, जैसे कि विंड, बहुत तेज हवाएं चलती है, ठीक है, तो इन सब की वजह से भी, वाटर की वजह से भी बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है, ठीक है, तो इरिगेशन करते हैं लोग, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर वो वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेवी सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। गलीज क्या होती है, देखो मैं ये तुम्हें 2 मिनट में समझाती हूँ, पहले अपन ये समझ लेते हैं। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, तो समझिए आप। देखो गलीज क्या होते हैं, अभी देखो गलीज, देखो बड़े बड़े चैनल्स बन जाते हैं जब रेनफॉल होती है, तो पानी बहुत ज़्यादा बहता है, जिसकी वजह से गलीज फॉर्म हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे, यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े गड्ढे से फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी के बहाव से ये सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो इस गड्ढे में चली जाती है, और जितने भी सॉइल अपनी फर्टिलिटी होती है वो लूज कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गली इरोजन होता है। इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी होता है, इसे हम गली इरोजन कहते हैं, जब बड़े बड़े डीप चैनल्स बन जाते हैं और जितनी भी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो इसके अंदर चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गली इरोजन कहते हैं। ठीक है, हम कहाँ थे, गली इरोजन पे, ठीक है। तो द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गली इरोजन एंड द लैंड इज कॉल्ड बैडलैंड और रिमाइंस इन द चैम्बल बेसिन। देखो जब जो अब जितनी भी सॉइल की फर्टिलिटी वो चली गई, ठीक है, तो सॉइल अनफिट हो गई फॉर कल्टीवेशन, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे, बैडलैंड कहेंगे, और रिमाइंस इन द चैम्बल बेसिन में इन्हें क्या कहते हैं, रेवाइंस कहते हैं। ठीक है। Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. It leads to the washing away of the topsoil. This process called sheet erosion. देखो water flow होता है over large areas पे, तो वहाँ पे भी वाटर फ्लो होता है बहुत ज़्यादा, वॉश कर देता है टॉप सॉइल, जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको वॉश कर देता है, और वाटर बॉडीज में जाके बह जाती है वो, उन्हें हम शीट इरोजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ और फ्लैट स्लोपिंग लैंड इज कॉल्ड विंड इरोजन। देखो विंड इरोजन मैंने तुम्हें बताया कि बहुत तेज हवाएं चलती है, तो सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो भी उड़ के चली जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि सॉइल जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी गेन कर पाती है, लेकिन इन सब की वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देती है और सॉइल किसी काम की नहीं रहती है। ठीक है, बैडलैंड उसे हम कहते हैं, अनफिट फॉर कल्टीवेशन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। जो फार्मर्स होते हैं वो भी डिफेक्टिव मेथड्स ले लेते हैं कई बार, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। डिफेक्टिव मेथड्स ले लेते हैं फार्मर्स फार्मिंग में, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ये गली इरोजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हम कैसे इस सब को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन देखते हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। एफॉरेस्टेशन, हमें सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि वजह से सॉइल इरोजन ना हो। जब रेनफॉल होए, कुछ भी होए, तो पानी के बहाव से जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो बहे ना, और जिसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज ना करे, और पेड़ों की मदद से पेड़ जो है सॉइल को जो पकड़ के रखे, जिसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज ना करे, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो उड़ के या बह के ना जाए। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन हमें करना चाहिए। सेकेंड है, फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन कैन डिसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर फ्लोइंग। देखो कॉन्टूर फ्लोइंग क्या होता है, जब पानी का बहाव आता है, जैसे रेनफॉल हो रही है तो पानी बहुत तेजी से आ रहा है, जिस जगह पे आ रहा है उसी जगह पे हमें पेड़ लगा देने चाहिए बहुत सारे। ठीक है, जिसकी वजह से जो सॉइल है अपनी टॉप मोस्ट लेयर को जाने ना दे पाए। ठीक है, जो पेड़ है वो अपनी जड़ों से सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर को पकड़ के रखे, इसे हम कॉन्टूर फ्लोइंग कहते हैं। पेड़ों की मदद से हम सॉइल की फर्टिलिटी लूज होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। देखो घास जो उग जाती है उसे भी हमें मना नहीं करना चाहिए, कई जगहों पर घास उगने देना चाहिए। घास की वजह से क्या होता है, सॉइल जो है उड़ के या बह के नहीं जाती है जो लेयर है, और उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो कल्टिवेशन के लिए अच्छी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ
ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे, रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। क्या होता है देखो, शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, हमने क्या किया, एक लाइन में बहुत सारे पेड़ लगा दिए रॉज में, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट से रॉज में हमने बहुत सारे पेड़ लगा दिए, जिसकी वजह से जब तेज हवाएं चले या फिर बहुत तेज हवाएं चले या बारिश आए तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज ना कर पाए। जो पेड़ है वो मैंने आपको बताया कि पेड़ अपनी जड़ों से पकड़ के रखे सॉइल को, ठीक है। हवाएं चले तो पेड़ों की मदद से हवा कम हो जाए और सॉइल उड़े ना, तो इससे हम फर्टिलिटी लूज होने से बचा सकते हैं, ठीक है। इन द हिली एरियाज स्टेप्स आर cut out on the slopes of the hills making terrace. This method is called terrace cultivation, ठीक है। it restricts erosion। देखो टेरेस कल्टीवेशन होता है, हिली एरियाज होता है, वहाँ पे बहुत सारी हिली, जैसे स्टेयर्स की तरह हम क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो इसकी स्टेयर्स की तरह हमने फार्मिंग की, तो स्टेयर्स की तरह हम बचा सकते हैं हिली एरियाज में, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज होने से बचा सकती है टेरेस कल्टीवेशन की मदद से। देखो जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन किया जाए तो हमें इस मेथड से हम सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। हिली एरियाज में स्टेयर्स की तरह हमने पेड़ लगा दिए, ठीक है, इस तरह से हमें करना चाहिए। और इट रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, इससे इरोजन होने से बहुत इरोजन नहीं हो पाता है, मदद मिलती है। ओके, तो ये प्रिवेंशन होगा सॉइल इरोजन के। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके गाइस।